प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्हें 20 मार्च को ही भूटान पहुंचना था, मगर खराब मौसम के चलते इसको एक दिन के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। खैर, वो 21 मार्च को भूटान पहुंच गए। प्रधानमंत्री के तौर पर ये उनका तीसरा भूटान दौरा है। पहला 2014 में हुआ था। पीएम बनने के बाद पहले विदेश दौरे पर वो भूटान गए थे। दूसरा दौरा हुआ 2019 में। तीसरा 5 साल के अंतराल पर अब हो रहा है। ये दौरा टाइमिंग के लिहाज से भी खास है। इस समय भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है। इसकी एक कड़ी जुड़ती है भूटान से। तो आज हम जानेंगे भारत भूटान संबंधों का इतिहास क्या है, भूटान भारत के सामरिक हितों के लिए कितना अहम है और पीएम मोदी की यात्रा पर चीन का रिएक्शन क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। भूटान हिमालय की गोद में बसा एक छोटा और खूबसूरत पर्वतीय देश है। 70% इलाका जंगलों से ढका है। खूब साफ आबो हवा है। स्थानीय लोग भूटान को द्रुक्युल के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की धरती। उसकी जमीनी सीमा 2 देशों से लगती है, भारत और चीन। भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की आबादी लगभग 8 लाख है। 83% लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध भूटान का राजकीय धर्म भी है। 11% लोग हिंदू हैं, बाकी में दूसरी मान्यताओं के लोग आते हैं। आधिकारिक भाषा है जोंगखा। बड़ी संख्या में लोग नेपाली भी बोलते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। दूसरे बड़े शहर हैं पारो, जकार, मोंगार आदि। अब इतिहास भी समझ लेते हैं। भूटान में इंसानी सभ्यता के निशान लगभग 4000 बरस पुराने, हालांकि सदियों तक अलग थलग रहा। भारी दखल का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 747 ईस्वी का है, जब गुरु पद्मसंभव नाम कर धर्मगुरु तिब्बत से भूटान आए। उनको स्थानीय लोग गुरु रिम्पोचे कहते हैं। भूटान में उनको ईश्वर का दर्जा मिला है। वो अपने साथ बौद्ध धर्म लेकर आए थे। मान्यता है कि गुरु पद्मसंभव बाघ पर सवार होकर भूटान पहुंचे थे। बौद्ध धर्म की एंट्री से पहले भूटान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। लोग अलग अलग संप्रदायों में बटे थे। फिर 1600 ईस्वी में तिब्बत में गेलुक्पा बौद्ध संप्रदाय का वर्चस्व बढ़ा। वे ल्हासा तक बढ़ गए। ल्हासा तब द्रुक्पा संप्रदाय का गढ़ हुआ करता था। गेलुक्पा के दबदबे के बाद अधिकतर तिब्बत छोड़कर भाग गए। उनमें से बड़ी संख्या में भूटान गए। उन्हीं में से एक थे गवांग नामग्याल। वो आगे चलकर भूटान के राजनीतिक और धार्मिक लीडर बने। उन्होंने ही भूटान को एकीकृत किया। 1651 में उनकी मृत्यु हो गई, मगर उत्तराधिकारी की तलाश तक उनकी मौत की खबर को कई दशकों तक छिपा कर रखा गया। आशंका ये थी कि खबर आते ही भूटान बिखर जाएगा। नामग्याल ने सत्ता चलाने के लिए द्रुकदेसी नाम का पद क्रिएट किया था। उनकी मौत के बाद द्रुकदेसी का पद ज़्यादा ताकतवर हो गया। उनका अपना लालच था। उन्होंने धर्मगुरुओं को दरकिनार करना शुरू किया। 18वीं सदी की शुरुआत में भूटान अलग अलग स्वायत्त प्रांतों में बंट चुका था, हालांकि उनकी राष्ट्रवादी पहचान बनी रही। उन्होंने अपनी सीमा से इतर के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। 1772 में कूच बिहार के इलाके पर भूटान का कंट्रोल हो चुका था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरी और पूर्वी भारत में अपना साम्राज्य बिठा रही थी। उन्हें खतरा महसूस हुआ। फिर सेना भेजी गई। उन्होंने भूटान को हरा दिया। हारकर भूटान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। फिर 19वीं सदी में भूटान का ध्यान पूरब की तरफ गया। असम का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी की पहुंच से दूर था। 1826 तक असम के सभी द्वार उनके कंट्रोल में थे। फिर आई ब्रिटिश सेना और फिर से भूटान को पीछे हटना पड़ा। कई वर्षों तक दोनों के बीच छिटपुट झड़प चलती रही। 1864 में दूसरा ब्रिटेन भूटान युद्ध हुआ। 1 साल तक ये युद्ध चला। 1665 में दोनों पक्षों ने सिंचुला की संधि कर ली। इसके तहत भूटान ने असम और बंगाल के कुछ इलाकों पर से दावा छोड़ दिया। बदले में ब्रिटिश सरकार सालाना 50,000 रुपए की रकम देने लगी। इसके बाद भी भूटान में अंदरूनी कलह चलती रही। अंग्रेजों को लगा कि अगर भूटान में एक मजबूत केंद्रीय ताकत हो तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। इसके लिए उन्होंने भूटान में एक राजशाही की स्थापना पर जोर दिया। इस तरह 17 दिसंबर 1907 को उग्येन वांगचुक की भूटान के पहले राजा के तौर पर ताजपोशी हुई। उनके बाद 4 और राजा हुए। सबका ताल्लुक उग्येन के परिवार से है। अब भूटान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझ लेते हैं। भूटान में 2008 तक निरंकुश राजशाही थी। राजा ही सर्वे सर्वा होते थे। 2008 में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था लाई गई। राजा हेड ऑफ द स्टेट बने रहे। सरकार की जिम्मेदारी कैबिनेट और प्रधानमंत्री के पास आ गई। विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं। संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को नेशनल काउंसिल कहते हैं। निचले सदन का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है।
अब भारत भूटान संबंधों का इतिहास भी आपको बताते हैं। भारत और भूटान के संबंधों का बेस 1949 की मैत्री संधि है। इसमें तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे की शांति भंग नहीं करेंगे और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। आंतरिक मामलों पर भूटान का कंट्रोल रहेगा, जबकि भूटान के विदेशी संबंधों पर भारत का प्रभाव रहेगा। भारत की आज़ादी से पहले भूटान रक्षा और विदेशी संबंधों के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। अब उसे सब मदद भारत के रास्ते मिलती थी। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। वो भूटान को भारत में शामिल करने के पक्ष में थे ताकि चीन से लगी भारत की सीमा और सुरक्षित हो जाए, मगर भूटान इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसका कहना था वो भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है, उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं। पंडित नेहरू ने भूटान के फैसले का सम्मान किया क्योंकि दोनों देशों को इसकी ज़रूरत थी। भूटान लैंडलॉक्ड देश है, उसके पास संसाधन कम है, इसलिए वो आर्थिक और रक्षा ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। वही भारतीय हितों को देखिए तो भूटान हमारे और चीन के बीच बफर जोन का काम करता है। यही बफर जोन वाली चीज़ थी जिसके चलते ब्रिटिश सरकार भी भूटान को अहमियत देती थी। उन्हें लगता था कि अगर भूटान के साथ दोस्ताना रिश्ते हों तो दूसरी शक्तियां ठीक उसके साम्राज्य के दरवाजे पर नहीं आ सकेंगी, सुरक्षित दूरी उनसे बनी रहेगी। फिर 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कम्युनिस्ट चीन की विस्तारवादी नीति से भूटान डर गया। उसे लगा अब अगला नंबर उसका होगा, पर वहाँ भारत ने सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। साल 1958 में तत्कालीन पीएम पंडित नेहरू ने भूटान की यात्रा की। उन्होंने भूटान की आज़ादी का समर्थन किया। उस समय भारत ने कहा था कि भूटान पर किसी तरह का हमला हुआ तो उसे भारत पर हमले की तरह देखा जाएगा। भूटान के साथ दोस्ती वाले रिश्ते तो बने रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव हुआ। वो जल्दी हल भी कर लिया गया। साल 1973 और 1984 में 2 बार दोनों देशों के बीच सीमांकन हुआ। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बना अरुणाचल प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा का विवाद। हालांकि इसको भी शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया। 1971 में भूटान यूएन का मेंबर बना। 1972 में उसने बांग्लादेश को मान्यता दी। ये पहली बार हो रहा था जब भूटान दुनिया के सामने खुलकर आ रहा था। उसने दूसरे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। भूटान को इंटरनेशनल मंच पर लाने का श्रेय भारत को दिया गया। 1974 में उसने अपनी सीमा विदेशियों के लिए खोली। फिर साल 2007 में भूटान और भारत के बीच एक नई संधि साइन की गई। इस संधि में भूटान की विदेश नीति में भारत के मार्गदर्शन वाली बाध्यता हटा दी गई। साथ ही ये तय हुआ कि भूटान को हथियार खरीदने के लिए भारत की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ा। भूटान में भारतीय सेना के लोग अभी भी भूटान की सेना को ट्रेनिंग देते हैं। इसमें भारत को भी फायदा हुआ है। 2003-04 में भूटान आर्मी ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन चलाया था। उल्फा के लोग भारत पर हमले के लिए भूटान में पनाह ले रहे थे। इसे ऑपरेशन ऑल क्लियर नाम से जाना जाता है। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने भूटान का खूब साथ दिया है। 2024 में भारत ने भूटान को 2398 करोड़ रुपयों की मदद की। ये किसी भी देश को भारत द्वारा मिली मदद में सबसे ज्यादा थी और ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों से लगातार बना हुआ है। इसके तरह भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। पॉइंट्स में इनको बता देते हैं। भारत ने भूटान को 2023 में G20 लीडर्स समिट में आमंत्रित किया। भारत ने सौर ऊर्जा हाइड्रो पावर के जरिए बिजली बनाने के लिए भूटान को मदद देने का वायदा किया है। भारत ने भूटान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बड़ी मदद की है। इसका एक उदाहरण पीएम मोदी के हालिया दौरे में भी देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ग्यासुन जेसुन पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे, जो भारत की मदद से बनाया गया है। भूटान के दौरे पर पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। भारत वाले चैप्टर को यहीं पर अल्प विराम देते हैं। अब समझते हैं कि भूटान का चीन के साथ क्या पंगा है। ऐसे 2 पॉइंट्स में जानिए। नंबर 1, सीमा विवाद। चीन और भूटान लगभग 500 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों के बीच विवाद की वजह 3 इलाके हैं। पहली, चुंबी घाटी के किनारे पश्चिमी सेक्टर में 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका। इसके अलावा 2 उत्तरी क्षेत्र जकलुंग एवं पसामलुंग घाटियां हैं जो 495 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। दोनों देश इसे अपना बताते हैं। चीन डोकलाम पर भी दावा ठोकता है। ये वही इलाका है जहां 2017 में भारत चीन के बीच संघर्ष हुआ था। यहाँ भारत चीन भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भारत डोकलाम को भूटान का हिस्सा मानता है। नंबर 2, चीन की विस्तारवादी नीति। चीन भूटान को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देता है, लेकिन भूटान के लिए राहत वाली बात नहीं हो सकती। जब डोकलाम वाला कांड हुआ था तब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह आरोप लगाया कि भारत अपने हितों को साधने के लिए भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। उस समय जानकारों ने कहा था कि चीन अपने हित साधने के लिए तिब्बत की तरह भूटान पर कब्जा कर सकता है। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने भारत भूटान संबंधों को विस्तार से समझने के लिए 2 विद्वानों से बात की। पहले एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर महेंद्र लामा, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज पढ़ाते हैं। दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर निहार आर नायक, जो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्च फेलो हैं। हमने डॉक्टर नायक से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा भूटान दौरा है बतौर पीएम।
पहले विदेश दौरे पर वो भूटान ही गए थे। इस बार वाले दौरे में खास क्या होने वाला है? ओके। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जैसे आप बताया कि जो फर्स्ट विजिट वो एक छोटा कंट्री और नेबरिंग कंट्री में विजिट करते हैं, क्योंकि द एंटायर फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से जब आए हैं, तो द एंटायर फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसीलिए भूटान उनको पहले दौर हुआ, क्योंकि वो ही वांटेड टू सेंड ए मैसेज अक्रॉस द नेबरिंग कंट्रीज कि हम छोटे कंट्री से जाएंगे तो मैसेज आएगा कि वी आर विद ऑल द कंट्रीज ऑफ नेबर। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की वजह से वो फर्स्ट भूटान गए थे। इवन सेकंड 2019 में आप देखेंगे तो मालदीव और श्रीलंका गए थे फर्स्ट विजिट। आप देखेंगे तो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब जो सवाल ये है कि इस बार भूटान जो जाएंगे उनको क्या इंपोर्टेंस है विजिट का। नंबर वन ये है, आप देखेंगे भूटान उनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंप्लीट हुआ है और वहाँ एक नया गवर्नमेंट जनवरी में आए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर तोब्गे जो विजिट किए थे न्यू दिल्ली में। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ये विजिट एक्सेप्ट किए इसीलिए कि भूटान जो है इंडिया का सबसे मोस्ट रिलायबल ट्रस्टेड नेबरिंग कंट्रीज है। अब जितने भी 6-7 हम लोगों का 7 कंट्रीज है, भूटान के साथ हमारा रिलेशन सबसे अच्छा है। और दूसरा बात यह है कि इससे पहले जो सरकार थे, जो लोटे शेरिंग गवर्नमेंट थे, उस टाइम पे चाइना का दबाव बहुत था कि किसी भी हालत पे जो लोटे शेरिंग गवर्नमेंट चाइना के साथ जो बाउंड्री नेगोशिएशन है उसको समाधान किया जाए। इसके मालूम है कि इससे पहले 2023 में 22 में चाइना ने एक जो 3 स्टेप रोड मैप भी बनाए थे, और उसमें लास्ट 2000 अक्टूबर 23 में उन नेपाल सॉरी चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री नेगोशिएशन भी हुआ था, जिसमें चाइना ने ये खुल के बताया था कि हम लोग बाउंड्री नेगोशिएशन ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो विजिट कर रहे हैं, इसमें एक रीअश्योरिंग विजिट है कि भूटान को कि आप चाइना का दबाव में मत आइए, जो नेगोशिएशन शुड बी कंप्लीटेड बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट ऑन एनी किसी का प्रेशर में नहीं होना चाहिए। तो भूटान एक छोटा सा कंट्री है, तो जल्दी जल्दी उनको इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए विजिट कर रहे हैं क्योंकि रीअश्योरिंग विजिट है। दूसरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें विजिट कर रहे हैं कि भूटान अभी छोटा सा इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहे हैं, पर्टिकुलरली कोविड के बाद। आप देखेंगे उनका 13th 5 ईयर प्लान भी हो रही है, जिसमें उनको बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर विजिट इस टाइम पे, इस टाइम के क्राइसिस टाइम पे उनके साथ खड़ा होना चाहते, मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि मालदीव के प्रेसिडेंट अभी ये बताए थे कि इंडिया जो है बुलिंग कंट्री, एक डोमिनेटिंग कंट्री, एक हेजिमोनिक कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं नेबरहुड में और एंटायर इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी के कि देखिए इंडिया बुली कंट्री नहीं है, छोटा कंट्री के साथ वो कोऑपरेट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, और हम किसी का क्राइसिस टाइम पे खड़े रहने के लिए तैयार हैं। भूटान भारत के सामरिक हितों के लिए कितना अहम है? दोनों देशों का रिश्ता किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? देखिए, जो भूटान और इंडिया रिलेशनशिप जो है हम लोगों का, तो जो जो पिलर जैसे कि बेस ऑफ द रिलेशनशिप जो होता है, उसमें जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुआ था 1949, वो बेस है उसका। और जो इंटर रिलेशनशिप इज गाइडेड बाय दैट एग्रीमेंट, बट दैट एग्रीमेंट वाज अपडेटेड एंड अपग्रेडेड इन 2007। तो इसके वजह से अब हम लोग का देखेंगे तो उसमें 12 इश्यूज हैं, जिसमें कि इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, as I said that, so far आप देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज में भूटान इज द मोस्ट रिलायबल ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। नंबर टू, जो आप देखेंगे जितने भी इंडिया जो मतलब जो जितने भी BRI के मेंबर है, भूटान इज द ओनली कंट्री आप इंडिया के साथ खड़ा हुआ है जो कि BRI का मेंबर नहीं है। तीसरा बात यह है कि भूटान और इंडिया का हाइड्रो कोऑपरेशन ऐसे सबसे रोल मॉडल ग्लोबल वाइज देखेंगे आप, क्योंकि अब तक 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं और 2 प्रोजेक्ट डिलीवरी होने हैं, जिसमें कि भूटान को काफी GDP के कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और ऑब्वियसली भूटान इज द पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में और 19 में भी विजिट किए थे, बिकॉज ऑफ द 3rd विजिट हुआ है। और भूटान का इंडिया का डेवलपमेंट एक मेजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, जैसे कि इंडिया ने 1960 से भूटान का जितने भी 5 ईयर्स प्लान हुआ है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, उसमें चाहे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किया है। और आप देखेंगे जो इंडिया का जो BBIN प्रोजेक्ट जो है, जो
भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो लोगों का जो BBIN प्रोग्राम जो स्टार्टेड हुआ 2015 में, जिसमें भूटान एक मेंबर है, जिसमें कि एक एक्टिव मेंबर है BBIN में। और दूसरी बात है कि भूटान ऑल्सो ए मेजर पार्टनर ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज, इन द हिमालय रीजन, जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसमें एक मेंबर है। और एक 10th पॉइंट जो है आपको बोल सकते हैं कि वी हैव ए बेसिकली ए कॉमन डिस्प्यूटेड टेरिटरी विद चाइना, और डोकलाम हो गया या साक्तेन फॉरेस्ट हो गया, जिसमें कि चाइना भूटान के ऊपर दबाव डालता है कि आप यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टिंग इंडिया आप सॉल्व कर दीजिए। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह सेंसिटिव इशू है। और लास्ट पॉइंट जो बोल रहा हूँ, भूटान और इंडिया रिलेशनशिप एक यूनिक फीचर है, ओपन बॉर्डर। हम लोगों का दो ही कंट्री के साथ ओपन बॉर्डर है, एक नेपाल और भूटान के साथ, भूटान इज वन ऑफ देम। सो हम लोग का रिलेशनशिप इसी के ऊपर बेस करता है, और इम्पोर्टेंस इसी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए, बहुत सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमिक वाइज, एंड एज ए मैसेज इन टू द एंटायर रीजन। तो भूटान इज ए इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर अस। भूटान दो सुपर पावर्स भारत और चीन के बीच में बसा है। भूटान के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखना कितना मुश्किल है? देखिए, आप डिप्लोमेटिकली, थियोरिटिकली कोई बता सकते हैं कि हम बैलेंस लेके, रिलेशनशिप लेके चल सकते हैं। जैसे कि नेपाल हमेशा बोलते हैं कि हम इक्वी डिस्टेंस करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में। लेकिन भूटान भी ऐसे कोई एक्टिव पॉलिसी और डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं है भूटान का कि संतुलन करके लेके चलेंगे, बैलेंस करके। क्योंकि भूटान का पॉलिसी जो है, आप देखेंगे ट्रेडिशनली ब्रिटिश पीरियड से लेके, कॉलोनियल पीरियड से लेके, वो लोग आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी मतलब कि they don't want to be very close to China और very close to India also। तो एक नो एक पॉलिसी का आप नहीं बोल सकते हैं कि बैलेंस लेके चलते हैं। लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली फॉरेन पॉलिसी, आप देखेंगे जो ऑपरेशनल फॉरेन पॉलिसी देखेंगे भूटान का, दैट इज मच क्लोजर टू इंडिया, मतलब इंडिया से ज्यादा सटा है, क्योंकि उनका ट्रेड जो है इंडिया के साथ सबसे ज्यादा है। ट्रांजिट पॉइंट इंडिया के साथ है, पीपुल्स टू रिलेशनशिप इंडिया के साथ है, ओपन बॉर्डर इंडिया के साथ है, और उनके हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो भूटान के साथ, इंडिया के साथ है। तो 5 पॉइंट आप देखेंगे सब डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, वो ज्यादा डिपेंडेंट है देन अदर कंट्री। तो ऑपरेशनल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी लेंगे तो दे आर मच मोर क्लोजर टू इंडिया। थियोरिटिकल पार्ट लेंगे, यस थियोरिटिकल बोल सकते हैं, दोनों बैलेंस लेके चलते हैं। लेकिन ऐसे बैलेंस कोई नहीं है, क्योंकि आप देखिए चाइना का कोई डिप्लोमेटिक प्रेजेंस थिम्पू में नहीं है, और थिम्पू भी आज तक कोई इंटरेस्ट शो भी नहीं किया है कि वहाँ एक डिप्लोमेटिक मिशन हो। थोड़ा बहुत बिजनेस उसमें इनफॉर्मली चलता है, और जो कि न्यू दिल्ली का चाइना का एम्बेसी जो है न्यू दिल्ली, वो ऑपरेट करते हैं भूटान मैटर्स में। लेकिन देखेंगे तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो इसमें क्लियर कट मैसेज है, क्लियरली इट इंडिकेट्स दैट कि भूटान फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशनल वाइज वेरी क्लोज टू इंडिया देन एनी अदर कंट्री। अगला सवाल चीन से जुड़ा है। भूटान और चीन के बीच अभी तक डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ बरसों में भूटान और चीन की नजदीकियां बढ़ी हैं। क्या भारत को इसकी चिंता होनी चाहिए, और भारत इस चुनौती को काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है? प्रोफेसर लामा से इसका जवाब सुनिए। देखिए, भारत को चिंता वहां तक होना चाहिए जहां पे चाइना ने भूटान में एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जो आदान प्रदान का जो रिलेशन संबंध है, अगर वो नई प्रकार का, नई दिशा देने वाला अगर कोई ऐसा संबंध लाया तो भारत चिंतित होना चाहिए। लेकिन देखिए, भारत और भूटान का जो संबंध है और चीन और भूटान का जो संबंध है, इसको बिल्कुल मैंने कई किसी तरह से भी इनको आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत और भूटान का जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, वो एक सांस्कृतिक है, वो आर्थिक है, पर्यावरण से संबंध है ना, कम्युनिटी समुदाय से संबंध है, और ज्योग्राफी से संबंध है। आपने देखा है कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भारत में जाने, अरे बांग्ला के भूटान में जाने के लिए कोशिश किया, किस तरह से किया, वो सब इतिहास आप और हमारे पास बिल्कुल सामने है। लेकिन देखिए, जिस तरह से भूटान, जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में चीन एक नई सोच लेके और एक नई जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे, उसमें भारत ही नहीं,
पूरी दक्षिण एशिया चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जैसे म्यांमार में, जैसे बर्मा में किया, म्यांमार में किया, प्योरली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, कि आप हमको ये दे, हम आपको ये देंगे। लेकिन भारत और भूटान का, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार का संबंध ऐसा नहीं है, है ना। तो इसीलिए अगर नई प्रकार का, नई विशेषता वाला ये चीन ले प्रोग्राम लेके, प्रोजेक्ट लेके अगर चीन भूटान आ रहे हैं, तो हमको जरूर चिंतित होना चाहिए और माने पूरी तरह से इसको रोकना चाहिए और पूरी तरह से इसको हम लोगों ने मुकाबला करना चाहिए। भारत भूटान का संबंध साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में कितनी अहमियत रखता है? साउथ एशिया में शांति और स्थिरता के लिए ये संबंध कितना जरूरी है? भूटान के संबंध, हमारी जो संबंध है भूटान का और हमारी संबंध में, ये पूरा संबंध को 1947 के बाद 1949 का ट्रीटी इसको रेगुलेट करता है, नियमित करता है। और उस ट्रीटी के अंतर्गत हमारी खुला सीमाना है, आदान प्रदान होता है। भूटानीज लोग जो भारत आते हैं, उनको भारत के लोग को ही जैसा, हमारी भारतीय की लोग जैसा ही उनको भी सर सुविधा मिलेगी, अधिकार मिलेगा, है ना। कई सर्विस में भी, कई माने हर चीज में। और अगर इस संबंध को और मजबूत किया गया 2007 में, जब पूरी ट्रीटी को संशोधन किया गया, है ना। 2007 में आपने देखा होगा, 2007 में काफी संशोधन किया। और तीन बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, भारत हर तरह से कोशिश करता आ रहा है कि भूटान को जल्दी से जल्दी एक विकासशील राष्ट्र बनाया जाए। ये लिस्ट डेवलप कंट्री, अति न्यूनतम विकास वाला राष्ट्र था। अभी भारत के इतना ज्यादा वहां पे विकास का जो योगदान रहा है विकास में, जैसे मैं बता रहा हूँ 1966 में जो भूटान का फर्स्ट प्लान था, 100% इंडिया ने उसको फंड किया था। दूसरी प्लान में 98% फंड किया था, है ना। लेकिन ये घटते घटते अभी 12वीं जो प्लान आया 2018 से 2023 तक, उसमें हमारी शेयर उसमें 14% हुआ। लेकिन शेयर कम होने का मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा आर्थिक जो योगदान था, अनुदान था, वो घट गया, ये नहीं है। क्योंकि उनका जो विकास का जो माने पूरा टोटल विकास का जो 310 बिलियन डॉलर गुल्तरुम रुपीज हो गया है। तो हर क्षेत्र पे, स्कूल आप देख लीजिए, एजुकेशन, हाइड्रो पावर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, पूरी क्षेत्र पे, कम्युनिकेशंस, सभी क्षेत्र पे भारत ने भूटान में काफी हद तक योगदान दिया विकास के लिए। इसीलिए आज पहली बार भूटान एक लीस्ट डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज होने जा रही है। हमारी प्रधानमंत्री ने आज वहां पे उनका भ्रमण में कहा है कि भूटान को एक हाई इनकम कंट्री बनाएंगे 2035 साल तक, है ना। एक काफी बड़ा माने एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट है। दूसरी बात देख लीजिए, भारत ने भूटान को बाहर, भूटान से, लैंडलॉक कंट्री है, तो भारत ने भूटान को बाहर के तीसरी राष्ट्रों से संबंध में जितने भी कोशिश किया है, वो बहुत ही माने बहुत ही व्हाट यू कॉल इट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे लाइन, वाटरवेज, रोडवेज, जितने भी दिया है। और इसी दौरान भारत ने भूटान को पूरी ईस्टर्न क्षेत्र पे एक नई दिशा
देते हुए गेलेफू से कोकराझार तक रेलवे लाइन बना रहे, और कोकराझार से भूटान को सीधा त्रिपुरा होते हुए, असम होते हुए, मेघालय होते हुए बांग्लादेश के साथ जोड़ रहा है ना। और इसके साथ साथ भारत ने क्या किया है कि 2021 में जो हमारी क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का जो हमने एक गाइडलाइंस बनाया है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक भारत अब भूटान को अपने इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को दे सकते हैं, बाद में लगता है म्यांमार को भी दे सकता है, तो इतना खुला कर दिया। और तीसरी बात देख लीजिए, भारत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कि भूटान को जितने भी भारत का प्रांत है, बंगाल से आसाम से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए रास्ते बनाए, आदान प्रदान के सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान किए। इसका मतलब ये है कि अब भूटान का उत्तर क्षेत्र से लेने देने का कुछ है ही नहीं। माने भूटान पूरी दक्षिण तरफ देख रहा है। उनका पॉलिसी ही लुक साउथ पॉलिसी है। पहले 40 साल पहले कभी कभी बात करते थे कि लुक नॉर्थ भी होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब भूटान का पूरी तरह, उसके साथ साथ नेपाल की भी पूरी तरह लुक साउथ पॉलिसी है, यानी भारत को देखो और नॉर्थ छोड़ दो। नॉर्थ को एक प्रोटेक्टेड जोन बनाओ और साउथ को एक डेवलपमेंट जोन बनाओ, और इसी धारणा से भूटान अभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही धारणा देखता हूँ नेपाल के साथ भी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट की शक्तियां कमोबेश गृह मंत्रालय जैसी होती हैं। एप्पल पर आरोप क्या हैं? स्मार्टफोन मार्केट पर एकाधिकार के लिए गलत तरीका अपनाया, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक्सेस मुश्किल बनाया, ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने के लिए मजबूर किया, मार्केट में सबसे आगे रहने के लिए एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन किया। आरोपों को लेकर क्या क्या उदाहरण दिए गए? एप्पल ने दूसरे ब्रांड्स के स्मार्ट वॉच से आईफोन कनेक्ट करने को मुश्किल बनाया, दूसरे बैंक्स और फर्म्स की पेमेंट टेक्नोलॉजी को ब्लॉक किया, जिसके चलते लोगों को एप्पल पे से भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी ने प्रोसेसिंग फी के तौर पर अरबों रुपए कमाए। एप्पल ने दूसरे ब्रांड्स के फोन से भेजे गए मैसेजेस को अलग करके दिखाया। इस विषय में यूएस अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड को आप सुनिए। Consumers should not have to pay higher prices because companies break the law. We allege that Apple has employed a strategy that relies on exclusionary, anti-competitive conduct that hurts both consumers and developers. And as outlined in our complaint, we allege that Apple has consolidated its monopoly power not by making its own products better, but by making other products worse. The Justice Department will vigorously enforce antitrust law. Enforcing the law protects consumers from higher prices and fewer choices. That is the Justice Department's legal obligation. That is what the American people expect. That is what they deserve. अब आपको बता दें मुकदमा कितना गंभीर है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका वैल्यूएशन फिलहाल $2.6 ट्रिलियन है, लगभग 100 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा। अमेरिका के स्मार्टफोन मार्केट में इसकी तूती बोलती है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच नॉर्थ अमेरिका में बिके 72% स्मार्टफोन्स एप्पल के थे। एप्पल की यूएसपी सिक्योरिटी सिस्टम और प्राइवेसी से जुड़ी है। आरोप लगते हैं कि कंपनी इसकी आड़ में कंपटीशन खत्म कर रही है। एप्पल के ऐप स्टोर पर बने रहने के लिए ऐप डेवलपर्स को भारी कीमत चुकानी पड़ती है और उन्हें कंपनी के नियमों को भी मानना होता है। स्पॉटिफाई और एपिक गेम्स ने पब्लिकली इसकी मुखालफत की है। अगस्त 2023 में एप्पल ने फोर्टनाइट को अपने स्टोर से हटा दिया था। ये एपिक गेम्स का प्रोडक्ट है। उनके बीच कमीशन को लेकर विवाद था। तो क्या अब एप्पल को नियम बदलने होंगे? यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के पास एप्पल को मजबूर करने की शक्ति नहीं, उन्हें अदालत में अपना तर्क स्थापित करना होगा। एप्पल ने कहा कि मुकदमा तथ्यों पर आधारित नहीं है, हम इसका जवाब अदालत में देंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। ये हेती से है। भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है।
21 मार्च को 12 भारतीयों को निकाला गया, उन्हें डोमिनिक रिपब्लिक ले जाया गया है। डोमिनिक रिपब्लिक हेती का पड़ोसी है और ये इकलौता ऐसा देश है जिसकी ज़मीनी सीमा हेती से लगती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिक रिपब्लिक की सरकार को शुक्रिया कहा। हेती में कितने भारतीय हैं? 16 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि हेती में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, उनमें से 60 ने आपातकालीन स्थिति में निकलने के लिए आवेदन दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम उनको एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। हेती में भारत का कोई दूतावास नहीं है, वहाँ का कार्यभार डोमिनिक रिपब्लिक स्थित भारतीय दूतावास संभालता है। हेती से एयरलिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? हेती 2021 से गैंग वायलेंस से जूझ रहा है। जुलाई 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनल मोइस की हत्या हो गई, तब से स्थायी सरकार नहीं आ सकी है। एरियल हेनरी कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी जल्द से जल्द नया चुनाव कराने की थी, मगर वो इसको टालते रहे। इस बीच हेती में गैंग्स का कहर बढ़ता गया। हेनरी ने इससे निपटने के लिए यूएन से मदद मांगी। केन्या ने अपने नेतृत्व में 1000 जवानों को हेती भेजने का फैसला किया। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री हेनरी डील पर साइन करने केन्या गए। उनके जाति गैंग्स ने सबसे बड़ी जेलों पर हमला किया, हजारों अपराधियों को छुड़ा लिया। फिर सबसे बड़े गैंग लीडर बारबेक्यू ने हेनरी को धमकी दी, इस्तीफा दो या जनसंहार होगा। हेनरी ने वापस लौटने की कोशिश की, मगर एयरपोर्ट पर अपराधियों ने कब्जा कर लिया। हारकर हेनरी को प्योर्तो रिको जाना पड़ा। इसके बाद अमेरिका और हेती के पड़ोसी देशों ने बैठक की, हेनरी को इस्तीफा देने के लिए तैयार किया। 11 मार्च को हेनरी ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। हालांकि कोई समय सीमा नहीं बताई, वो अभी तक पद पर बने हुए हैं। इस बीच और भी गैंग्स पावर की रेस में शामिल हो गए हैं। राजधानी पोर्टो प्रिंस में भयंकर लड़ाई भी चल रही है। तीसरी सुर्खी कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी है। मलेशिया ने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का ऑफर ठुकरा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन लगभग 1000 करोड़ रुपए का फंड दे रहा था, मगर मलेशिया ने कहा यह नाकाफी होगा। मलेशिया के इनकार के बाद गेम्स का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट को गेम्स की मेजबानी मिली थी, मगर जुलाई 2023 में उसने अपना नाम वापस ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की आपत्ति भी पैसों को लेकर ही थी। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं ये भी आपको बताते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नामक गुट का ये स्पोर्ट्स इवेंट है। इस गुट में अधिकतर ऐसे देश हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। भारत भी इसका सदस्य है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी। आयोजन हर 4 बरस में होता है। 1942 और 1946 को छोड़कर इसमें कभी रुकावट नहीं आई। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुए थे। जहां तक मलेशिया की बात है, उसने एक दफ़ा 1998 में इसकी मेज़बानी की है। भारत ने इकलौती बार 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। अब आते हैं चौथी सुर्खी पर, ये अफगानिस्तान से है। 21 मार्च की सुबह अफगानिस्तान के कंधार में फिदायीन हमला हुआ। हमला सिटी सेंटर बैंक के पास हुआ। उस वक्त सरकारी कर्मचारी सैलरी के लिए कतार में खड़े हुए थे। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है हमले में 21 लोग मारे गए, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार ने मृतकों की संख्या 3 बताई है। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। आज की 5वीं और अंतिम सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। अमेरिका ने इजराइल हमास जंग में पहली बार संघर्ष विराम का समर्थन किया। अमेरिका ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबमिट किया है। इस पर 22 मार्च को वोटिंग होनी है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में संघर्ष विराम को बंधकों की वापसी से जोड़ा गया। अभी तक अमेरिका यूएनएससी में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो करता आ रहा है। इजराइल हमास जंग के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।